हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की की थ्योरी की। अगर हम सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम में जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होता है तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस में इसके कॉन्सेप्ट भी काम आते हैं। तो हमको इस कॉन्सेप्ट की बात इस वीडियो में करना है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी डेथ 1934 में हुई थी। हालांकि ये सब इन्फॉर्मेशन आपको जनरल व्यू में याद रखनी है। ये सब इन्फॉर्मेशन स्टैटिक रूप से सीटेट के एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की तो इन्होंने ये बताया, ये भी एक सामाजिक रचनावादी माने जाते हैं। सामाजिक रचनावादी से मतलब है, अगर आप लोगों ने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी तो उन्हें रचनावादी कहा जाता था। रचनावादी मतलब वो ये बताया करते थे कि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद करता है। लेकिन अगर हम बात करें लेव वाइगोत्स्की की तो लेव वाइगोत्स्की की तो वो सामाजिक रचनावादी माने जाते हैं। मतलब कि ये मानते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण सक्रिय रूप से करता अवश्य है, लेकिन उसमें सामाजिक घटनाओं का बहुत योगदान होता है। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसका मूल बिंदु ये है कि बच्चे की जो शिक्षा होती है वो समाज संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम बात करें तो इसमें आपको 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट रूप से याद रखनी है, जिसको बोला जाता है SCL। एस मतलब सोशल, सी मतलब कल्चर एंड एल मतलब, आपको इसको याद रखना है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ये 3 चीज़ें इनके सिद्धांत में बहुत महत्वपूर्ण होती है और इन्हीं के आधार पर इनका पूरा सिद्धांत टिका हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे टर्म हैं जिनकी बातें हम आगे करेंगे। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्हें कहा जाता है, इसमें ZPT, MKO जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स की डिस्कशन हमको आगे करना है। तो सबसे उसके पहले एक और अगर हम बात करें तो इन्होंने इम्पोर्टेंट सिद्धांत दिया था जिसको भी कहा जाता है आंतरिकीकरण। आंतरिकीकरण से तात्पर्य है, इसको इंग्लिश में इंटरनलाइजेशन बोला जाता है। आपको इंग्लिश के टर्म भी याद रखने, क्योंकि कई बार इंग्लिश के टर्म भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो आंतरिकीकरण से तात्पर्य होता है कि सामाजिक प्रक्रिया में बच्चे को जो भी चीज़ सिखाई जाती है या बच्चा जो भी चीज़ें देखता है, चाहे उसे डायरेक्टली न भी सिखाई जा रही हो, बच्चा उन्हें इंटरनलाइज कर लेता है, बच्चा उनको आंतरिकीकरण कर लेता है। मतलब अगर आप एक बच्चे को लिखना सिखा दोगे या फिर बच्चा किसी को लिखते हुए देख लेगा तो खुद भी पेन पकड़कर लिखने की कोशिश करने लगता है। तो यह उस प्रक्रिया का आंतरिकीकरण उसके द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि इंटरनलाइजेशन टर्म किसके सिद्धांत से जुड़ी हुई है, तो आपको लेव वाइगोत्स्की इसमें आंसर लगाना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के 3 महत्वपूर्ण पहलू थे, जिसको बोला जाता है, एक सोशल इंटरेक्शन, एक होता है लैंग्वेज और एक होता है कल्चर, जो मैंने आपसे अभी बात की SCL। और इसी एस सी एल के द्वारा इनका पूरा सिद्धांत निर्धारित होता है। हमको देखना है, जिसमें एक है SCL। ये आपको शॉर्ट टर्म भी याद रखना है, जिससे आपको एग्जाम में, क्योंकि आप इसके आगे बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आपको हर एग्जाम में कुछ ऐसे निमोनिक्स याद रखने हैं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद रहे। तो अगर व्यक्ति सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन करता है, वो लैंग्वेज के संपर्क में आता है और वो कल्चर के संपर्क में आता है, और तीनों चीज़ों के द्वारा उसका एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जिसको सामाजिक रचनावाद के अंतर्गत देखा जाता है। अगर हम बात करें कि सामाजिक रचनावाद में और सामान्य रचनावाद में क्या अंतर है, तो इसमें मुख्य अंतर ये है कि इसमें सोसाइटी और लैंग्वेज, रचनावाद में सोसाइटी और लैंग्वेज को उतना महत्व नहीं दिया जाता, न ही कल्चर को उतना महत्व दिया जाता है। इसमें बच्चे के आंतरिक प्रक्रियाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। ऐसे नहीं कि उसमें पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किया गया हो, लेकिन उतना महत्व नहीं दिया गया जितना लेव वाइगोत्स्की के सोशल, कल्चर, लैंग्वेज वाले सिद्धांत पे दिया गया है। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, ये मुख्य अंतर होते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब अगर हम आगे बढ़े तो आपको ये निमोनिक्स याद रखना ही है, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। अगर ये तीनों टर्म पूछे कि ये किसके सिद्धांत से बहुत अधिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो हमें लेव वाइगोत्स्की याद रखना है। और यहाँ एक बात और लिखी हुई है कि किसका मानना है, अगर हमें कभी भी पूछा जाए किसका मानना है कि भाषा
का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। तो स्पष्ट रूप से लेव वाइगोत्स्की का विचार था कि जो भाषा है, मतलब जो हमारी लैंग्वेज है, वो हमारे सोशल इंटरेक्शन से डेवलप होती है, और भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है। इसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत का सृजन करते हैं। मतलब लैंग्वेज एक टूल होती है जो हमें सामाजिक रूप से जुड़ने में, सांस्कृतिक रूप से जुड़ने में मदद करती है। ये भी विचार लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। कहीं न कहीं अगर आप इनके सिद्धांत में देखेंगे, तो सामाजिक विचारों को या सांस्कृतिक विचारों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। यही इन्हीं छोटी-छोटी बातों से क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने 3 और इम्पोर्टेंट चीज़ें दी थी, जिसका डिस्कशन हम करेंगे, जिसमें एक होता है जेडपीटी। जैसे कि ये लिखा है जेडपीटी, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसे कहा जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। एक और टर्म इन्होंने दिया था जिसको कहा जाता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। अगर हम हिंदी में बोले तो इसमें बोला जाता है अधिक जानकारी अन्य, और ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बोला जाता है संभावित विकास का क्षेत्र। संभावित विकास का क्षेत्र। और एक टर्म और होती है जिसे बोला जाता है स्केप होल्डिंग। अगर हम बात करें जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट या फिर मोर नॉलेजेबल अदर की, तो इसका डिटेल में डिस्कशन आगे हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की। देखिए दोस्तों, अगर आप जिस तरीके से चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर एक टीचर है जो और एक स्टूडेंट है। अगर हम बात करें इस चित्र में, तो यहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का डायग्राम आपको बीच में दिखाया गया है। यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो इसमें सबसे नीचे में जो ग्रीन कलर में पार्ट है, उसमें लिखा है कि मैं स्वयं कर सकता हूँ। मतलब ये उन बातों की बात हो रही है जो बच्चा बिना किसी मदद के स्वयं करने में सक्षम हो चुका है, जिसे कहा जाता है बच्चे का कंफर्ट जोन, या फिर बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट, जो जो अभी वो बिना किसी सहायता से कर सकता है, वे सभी काम इसके अंतर्गत आते हैं। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बच्चा नहीं कर सकता, जिसमें ये आ सकता है कि क्या बच्चा बहुत तेजी से अभी दौड़ सकता है तो नहीं दौड़ पाएगा, या फिर बहुत तेजी से वो नहीं पढ़ सकता, तो कुछ बच्चे अभी, कुछ काम बच्चे की पहुंच से बाहर है। लेकिन इसके बीच में अगर आप ऑरेंज कलर का ये भाग देखें, तो इसमें लिखा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र। ये कुछ काम ऐसे हैं जो बच्चा अभी तो स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन वो हेल्प के साथ कर पाता है। जैसे मान के चलिए, एक बच्चा है जो 3-4 साल का हो चुका है, और वो साइकिल चला रहा है। अगर वो साइकिल खुद अपने बिना किसी मदद के चलाने की सोचे तो नहीं चला पाएगा, लेकिन अगर कोई उसे हल्का-सा उसकी साइकिल को पकड़ करके उसकी थोड़ी हेल्प करे तो चला सकता है। तो ये साइकिल चलाना उसके ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आएगा। मतलब कि अगर हम उसको इसके फोल्डिंग दें, मतलब हम उसकी अगर सहायता करें, तो बच्चा आसानी से साइकिल चलाना सीख सकता है, और कुछ समय बाद वो बिना किसी मदद के भी साइकिल चला सकता है। तो ये चीज़ें आती हैं उसके निकटस्थ विकास के क्षेत्र के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत उसको सहायता की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और सहारे की आवश्यकता होती है। ये सब चीज़ें अगर उसको प्रदान की जाए, तो बिना किसी मदद के भी सीख सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब अगर एक शब्द में हम कहें, तो जेडपीटी वह क्षेत्र है, जेडपीटी जेडपीटी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा सहायता के साथ वह कर सकता है जो अकेले नहीं कर सकता। मतलब बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उसके बीच का जो एरिया होता है, वो उसे कहा जाता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। अब हम बात करेंगे कि 2 चीज़ें और इम्पोर्टेंट आती है जो कि ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से ही कहीं न कहीं संबंधित है, जिसे कि कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग। तो अगर हम ये 2 चीज़ों की बात करें, तो इसमें मोर नॉलेजेबल अदर, जैसे आपको मीनिंग से ही समझ आ रहा हो कि अधिक जानकार अन्य, अगर इसको हम हिंदी में बोले, जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे कि एक माँ है जो अपने बच्चे को क्या कर रही है, लिखने में हेल्प कर रही है। बच्चा अभी बिना किसी मदद के पूरी तरीके से लिखने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे लिखना बिल्कुल नहीं आता। अगर उसकी थोड़ी-सी हेल्प की जाती है, तो देखिए वो किस तरीके से लेटर्स को बना पा रहा है, किस तरीके से लिख पा रहा है। तो ये हो गया बच्चा, और ये हो गया उसका अधिक जानकार अन्य व्यक्ति। ये हो गया सीखने वाला, और ये वो व्यक्ति जो इस बच्चे से अधिक जानता है। तो इसे कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब अगर हम बात करें एमक्यू, तो एमक्यू एक पर्सन है, वो कोई प्रक्रिया नहीं है। एमक्यू किसे कहा जाएगा? कोई भी व्यक्ति जो सीखने वाले से अधिक जान रहा हो वो। लेकिन अगर हम बात करें स्केप फोल्डिंग की, तो स्केप फोल्डिंग एक प्रक्रिया है। इस
प्रक्रिया में माँ बच्चे को जो प्रदान कर रही है, मतलब माँ बच्चे को जो टेम्पररी हेल्प दे रही है, अस्थायी सहायता दे रही है, उसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। इसको हिंदी में कहा जाता है अस्थायी सहायता, इसे हिंदी में पाड़ या मचान के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इसे स्कैफोल्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो आप इंग्लिश में अगर इस टर्म को याद रखते हैं, तो आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न भी कम होगा। तो अगर हम बात करें, तो जो माँ बच्चे को सपोर्ट दे रही है स्टेप बाय स्टेप, ये जो प्रक्रिया है, ये सपोर्ट देने की जो प्रक्रिया है, इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। जिस तरीके से मकान बन रहा होता है और वहाँ पर एक मचान बनाई जाती है, जिससे मकान को एक अस्थायी सहायता प्रदान कर सके, जब तक मकान का जो मटेरियल है वो इतना मजबूत ना हो जाए कि वो अपने दम पर टिक सके, तब तक वो जो प्रक्रिया दी जाती है उसको कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। यही सीखने के टर्म में यूज़ की जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्कैफोल्डिंग क्या है। स्कैफोल्डिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है, एक अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। और एमकेओ एक व्यक्ति होता है जो उस सहायता को प्रदान करता है, और जेडपीडी वो क्षेत्र होता है जिसमें वो सहायता प्रदान करनी होती है। मतलब जो बच्चा कर सकता है और जो बच्चा सहायता के साथ कर सकता है, उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है जेडपीडी। इन सब टर्म्स को आप याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें, वाइगोत्स्की ने भाषा के 3 रूप दिए थे, जिसको उन्होंने एक स्पीच दी थी जिसको कहते हैं सोशल स्पीच, एक दी थी प्राइवेट स्पीच, और एक दी थी साइलेंट इनर स्पीच। तीनों से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसलिए आप इनको भी ध्यान रखिएगा। इन तीनों को मैं आपको अभी धीरे-धीरे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक वाक की। तो सामाजिक वाक ये शुरुआती स्तर की वाक मानी जाती है, जो बच्चा 2 साल की उम्र में कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, सामान्यतः बच्चा दूसरों से बातचीत कर रहा होता है, वो अपनी मम्मी से, पापा से, या फिर अपने दोस्तों से, छोटे भाई-बहनों से, या अपने दादा-दादी से बात कर रहा होता है, तो उसे कहा जाता है सामाजिक वाक। इस प्रक्रिया में बच्चा कुछ अपने मन के अंदर नहीं सोच रहा होता। जो भी बाहरी उसको उद्दीपक मिल रहे होते, बाहरी जो भी जानकारी मिल रही होती है, अगर उसे खिलौना चाहिए, उसे खाना चाहिए, तो उस लिए वो अपने माँ-बाप से, भाई-बहनों से बात कर रहा होता है। दूसरा इसका स्टेज होता है जो इससे थोड़ा-सा एडवांस होता है, वो होता है प्राइवेट स्पीच, जिसको कहा जाता है निज वाक। इसमें बच्चा क्या होता है, बोल-बोल कर, मतलब अगर आप लोग रहेंगे तो बोल अपने से रहा है, लेकिन वो मतलब उसकी आवाज़ बाहर आ रही होती है। मतलब वो बोल-बोल कर खुद से बात कर रहा होता है। इसमें मतलब वो ऐसे बात करेगा, नहीं यार इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं यार ये ऐसे नहीं बनेगा, नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा, या फिर अरे मैंने ये गिरा दिया। मतलब जब वो बोलेगा तो आप उससे सुन सकेंगे, और वो लगातार बोलते हुए उस चीज़ को एक्सप्रेस करेगा। वो खुद ही से बात कर रहा होता है, लेकिन बोल-बोल कर कर रहा होता है। ये इसका थोड़ा-सा एडवांस रूप होता है। अगर हम करें सामाजिक वाक का एक थोड़ा-सा एडवांस रूप होगा, जो 3 साल की उम्र के बाद उसके अंतर्गत आएगा। और अगर हम बात करें, ये 2 वर्ष तक होता है, और ये 3 वर्ष तक होता है, 3 से थोड़े अधिक उम्र तक होता है। और हम 7 वर्ष के आस-पास की बात करें, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा जब बोल रहा होता है, तो उसकी आवाज़ नहीं आती, बच्चा अपने मन के ही मन में अपने आप से चुपचाप बिना बोले निर्णय ले रहा होता है, मन के मन में ही बात कर रहा होता है। जैसे हम लोग भी अगर बड़े लोगों की बात करें, तो सोचते समय बोलते नहीं हैं, मन के मन में ही वो अपने डिस्कशन करते हैं और मन में ही निर्णय लेते हैं। उसी तरीके से बच्चा 7 साल की उम्र में सीख जाता है, मन के मन में वो बोलना शुरू कर देता है। तो इसे कहा जाता है साइलेंट इनर स्पीच। अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी स्पीच है जो बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन में या फिर आत्म नियमन में सहायता करती है, तो हमें टिक लगाना है प्राइवेट स्पीच। क्योंकि प्राइवेट स्पीच के जरिए बच्चा अगर कोई भी पेंटिंग कर रहा है, या फिर कोई चीज़ बना रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, तो वो अपने आप को रेगुलेट करता है कि इसको ऐसे करना है या वैसे करना है। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर एग्जाम पूछे कि सेल्फ रेगुलेशन में या आत्म नियमन में कौन सी वाक उपयोग की जाती है, तो वहाँ पर आएगा प्राइवेट स्पीच। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हाँ, अब अगर हम बात करें, तो सिद्धांत ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें, तो यहाँ पर एग्ज़ाम में कुछ ऐसे टर्म आते हैं जिनका आंसर हमेशा से ही वाइगोत्स्की का ही सिद्धांत होता है। तो उन चीज़ों को याद रखना है। अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं पर भी सहपाठी शिक्षण आए, या पीयर ट्यूटरिंग आए, कि पीयर ट्यूटरिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको इस पर लगाना है कि वाइगोत्स्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत पर काम करती है, या फिर असिस्टिव लर्निंग काम करती है, तो वो भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर काम करती है। सहपाठी शिक्षण में क्या होता है, जब एक सहपाठी दूसरे सहपाठी को सिखाता है। सहायक अधिगम में क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। या फिर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो बहुत सारे बच्चों के कोलैबोरेशन में बनाए जाते हैं, जिनमें सबकी एक अलग जिम्मेदारी होती है, सबका एक अलग काम होता है। ये प्रक्रिया भी वाइगोत्स्की के सामाजिक
सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है। सहयोगात्मक अधिगम और पारस्परिक शिक्षण, जो लगभग एक ही प्रकार के शिक्षण का। पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है कि टीचर बच्चों से कुछ सीख रहा है और बच्चे टीचर से कुछ सीख रहे हैं। और सहयोगात्मक अधिगम में जब एक दूसरे के सहयोग से बच्चे सीख रहे हैं, इस चीज़ को बोला जाता है। ये सभी टर्म भी आप लोग को याद रखनी है। ये भी सामाजिक रचनावादी अधिगम के अंतर्गत ही आती है। और ये सिद्धांत किसका है? तो लेव वाइगोत्स्की, आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ ये सिद्धांत समाप्त होता है। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाना चाहूँ तो इसमें हम बात करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। यहाँ पर कहीं पर, हाँ, तो यहाँ पर हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा कि वाइगोत्स्की का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत है, जिसे सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें समाज, संस्कृति और एक और टर्म आती है जिसको कि कहा जाता है लैंग्वेज। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि समाज, संस्कृति, लैंग्वेज, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जिसको कि हम SCL से याद रख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हम सोशियो कल्चर थ्योरी, मतलब व्यक्ति जब सामाजिक अंतःक्रिया के स्वरूप कोई भी चीज़ सीख रहा होता है। और यहाँ पर ZPT आता है। ZPT मतलब जो व्यक्ति कर सकता है और जो व्यक्ति सहायता के साथ कर सकता है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे कहा जाता है ZPD। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्कैफोल्डिंग क्या होती है, तो स्कैफोल्डिंग वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी व्यक्ति को एक अस्थायी सहायता, मतलब कि एक टेम्पररी हेल्प प्रदान की जाती है, जिससे वो बच्चा किसी भी काम को करना धीरे धीरे सीखता है और बाद में इंटरनलाइज करने के बाद वो काम को बिना किसी हेल्प के कर सकता है। इसमें एक और टर्म आता है जिसे कहा जाता है MKO, जिसको बोला जाता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो हमसे अधिक जानकार होता है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इनको आपको याद रखना है। और इसी तरीके से इनका सोशल कल्चर थ्योरी वाला सिद्धांत समाप्त होता है। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको ये सिद्धांत क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।